हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 में वैद्युत फ्लक्स नाम का टॉपिक। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके बोर्ड परीक्षा में इससे रिलेटेड 5 नंबर के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। आज की ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एरिया वेक्टर को समझा था, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। आज की इस वीडियो में उसी के आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इस टॉपिक को देखने के बाद अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप लोग वहां जाके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं पर आपको ये पीडीएफ फ्री डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बच्चों, मेरी सारी क्लास की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, इसलिए आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम आपको ले चलते हैं अपने स्टडी टेबल पर, वहाँ पे अपनी स्टडी शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं वैद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है, वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत, कोई पृष्ठ है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई अगर पृष्ठ रखा है तो उस पृष्ठ के लंबवत जितनी भी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं उस पृष्ठ से होकर जाती हैं, उन रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप लोग इसे देखिए। विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। जैसे एक फिगर यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, ठीक है, एक फिगर हम आपको बना के समझा दे रहे हैं। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं हम, यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लेते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र हम बना दें। एक समान जब वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं तो सभी वैद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं समान दूरी पर होती हैं, ठीक है, ऐसे जाती हैं। ये है वैद्युत क्षेत्र। अब इसमें कोई तल रखा है, मान लेते हैं कोई पृष्ठ रखा गया है, चाहे वो गोल पृष्ठ है या समतल है, कोई कुछ भी ले लीजिए। हम मान लेते हैं एक गोल पृष्ठ है यहाँ पर, ये ऐसे, ठीक। तो यहाँ डेफिनेशन क्या कह रही है कि विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत, अब ये पृष्ठ ऐसे रखा गया है ऐसे, इसके लंबवत जितनी भी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं गुजरेंगी वही क्या होगी? वैद्युत फ्लक्स की संख्या होगी। तो हम यहाँ पर काउंट करें तो 1 2 3, केवल ये वाली इसके अंदर से जा रही है, ये वाली इसके अंदर से जा रही है, ये वाली इसके अंदर से जा रही है, बाकी ये दोनों ऊपर हैं, ठीक है, ये दोनों क्या हैं? इसके ऊपर हैं, लेकिन ये जो है इसके लंबवत वैद्युत क्षेत्र की रेखा जा रही है। इस पृष्ठ में से जितनी भी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत गुजरेंगी वही क्या कहलाएगा? वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है ना? आई बात समझ में? ये डेफिनेशन क्लियर होगी आप लोगों की। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। पहला पॉइंट्स लिखेंगे, पहला पॉइंट्स, वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित किया जाता है? वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। लिखेंगे यहाँ, इसे फाई ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। फाई ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। अगर इसे फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ये फॉर्मूला होता है। फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए।
ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, आप लोग पढ़े होंगे कि चूँकि यहाँ पर लिख दे रहे हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो वैसे ही यहाँ पर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए है, तो यहाँ पर लिखेंगे फाई ई बराबर आएगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ये हो जाएगा हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक, समझ में आया आप लोगों को? जहाँ थीटा क्या है, ये चीज़ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि थीटा आपको पता होना चाहिए कि थीटा क्या चीज़ है। तो जैसे यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा है, थीटा जो होता है इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण होता है, दोनों वेक्टरों के बीच का कोण होता है। ठीक है, ना कि इनके परिमाण के बीच का, इनके वेक्टरों के बीच का कोण होता है। तो इस चीज़ को बहुत ज़रूर ध्यान करिएगा आप लोग। यहाँ पर लिख देते हैं जहाँ थीटा विद्युत क्षेत्र ई व क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के बीच का कोण है, ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे चलकर हमें हर एक चीज़ से फ्लक्स का मान निकालना पड़ेगा। गॉस की प्रमेय में भी फ्लक्स का मान निकालना पड़ता है, उसके अनुप्रयोग है उसमें भी हमें फ्लक्स का मान निकालना होता है। तो फ्लक्स का मान निकालने के लिए थीटा की ज़रूरत पड़ेगी, और थीटा हमें पता होना चाहिए कि वो विद्युत क्षेत्र ई और वेक्टर ए यानी क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, आपका ये टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएगा। और चूँकि इस लेसन से एक क्वेश्चन तो पक्का है, आता ही है, चाहे वो न्यूमेरिकल में आ जाए, चाहे वो कोई डेरिवेशन आ जाए। पिछली बार परीक्षा में 2024 के एग्ज़ाम में विद्युत समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आया था गॉस के प्रमेय की सहायता से, तो उसमें भी ये चीज़ यूज होगी। ठीक है, मैं आपको डेरिवेशन करवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, तो कितना इम्पोर्टेंट है ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट्स क्या है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट्स में यहाँ पर थोड़ा देखिए आप लोग, यहाँ पर दिया गया है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या है, ए बी कॉस थीटा। या यहाँ पे देखें कि फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए है। तो जब दो वेक्टरों का स्केलर गुणन होता है यानी अदिश गुणन होता है, तो हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है। जब दो वेक्टरों का अदिश गुणन, डॉट गुणन को अदिश गुणन भी बोला जाता है, कि जो दो वेक्टरों का अदिश गुणन होता है वो एक अदिश राशि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर फाई कैसी राशि है, अदिश राशि है, यानी विद्युत फ्लक्स जो है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? अब देखते हैं इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक जो कुछ होता है, मात्रक हो गई, बीमा हो गई, ये सब हम लोग किससे निकालते हैं, फॉर्मूले से निकालते हैं। तो मात्रक यहाँ पे हम निकालते हैं इसका मात्रक। तो मात्रक के लिए हमें फॉर्मूला लिखना ज़रूरी होगा। ठीक है, अब देखिए फाई ई बराबर फार्मूला है, लिखेंगे चूँकि फाई ई बराबर है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ठीक, तो हमें फाई का मात्रक चाहिए, तो मात्रक होगा फाई का मात्रक
हमें ई का मात्रक पता होना चाहिए, ई का मात्रक पता होना चाहिए। गुणा है, गुणे का चिन्ह लगा इनके बीच। ए क्या है? क्षेत्रफल। तो ए का मात्रक पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आगे कॉस थीटा है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मात्रक हमें पता होना चाहिए। तो ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। इसका मात्रक हम लोग जानते हैं न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और गुणे ए क्या है? क्षेत्रफल है, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक मिल गया हमें, फाई ई का जो मात्रक मिला, का मात्रक हमें मिल गया, क्या मिला? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। आया समझ में आप लोगों को? अब बीमा निकाल लेते हैं इसकी। अब हम जानते हैं कि बीमा जो होती है वो मात्रक से ही निकाली जाती है। बीमा जो निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है? मात्रक से निकाली जाती है। तो फाई का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। तो फाई ई की बीमा क्या होगी? फाई ई की बीमा, डायमेंशन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो फाई ई की बीमा क्या होगी? अगर हमें फाई ई की बीमा चाहिए तो हमें न्यूटन यानी बल की बीमा चाहिए, मीटर यानी क्षेत्रफल की बीमा चाहिए, कूलाम यानी आवेश की बीमा चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। तो बल की बीमा जो होती है वो क्या होती है? mL/-2, ये बल की बीमा हो गई, इंटू मीटर का स्क्वायर यानी लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो यहाँ पर इसकी बीमा के लिए यल का प्रयोग किया जाता है। तो यल का स्क्वायर, दूरी का मात्रक मीटर होता है या लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो वहाँ इसकी बीमा यल से दिखाते हैं। और नीचे आ जाए प्रति कूलाम, कूलाम यानी आवेश, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। तो इसकी बीमा हो जाएगी A/T, इसकी बीमा क्या होगी? AT होगी। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए mL की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कितना हो जाएगा? L की पावर 3, T की पावर -2 ये, और ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाने पर ये इन्वर्स में बन जाएगा, A इन्वर्स और T इन्वर्स। यहाँ पे दोनों को एक ब्रैकेट में कर देंगे। तो फाई ई की जो बीमा मिलेगी हमें, फाई ई की बीमा, फाई की जो बीमा मिलेगी वो क्या मिलेगी? mL/3, T-2 यहाँ है, T-1 यहाँ है, तो ये होगा T-3 और A-1, ये हो गई बीमा। वैद्युत फ्लक्स की बीमा हो गई, मात्रक हो गया और बीमा हो गई, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को? ये अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट वैद्युत फ्लक्स के बारे में ही है कि अगर मान लीजिए कि वैद्युत फ्लक्स कहीं किसी छोटे अवयव से होकर जा रहा है, किसी बड़े पृष्ठ से नहीं। जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया था कि वैद्युत फ्लक्स इस पूरे पृष्ठ से होकर निकल रहा है, ठीक है। कोई ऐसा पृष्ठ नहीं लिया जा सकता है, हम और भी पृष्ठ यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं और फिगर बना दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आ जाए। जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र में ये वैद्युत क्षेत्र है, इसको हम दिखाते हैं ई से, ठीक है। इसमें हम कोई तल ऐसा रख दें जो लंबवत हो, ठीक है। इस वैद्युत क्षेत्र के क्या हो? लंबवत हो। तो हम ऐसे तल बना लेते हैं यहाँ पर, ये, ठीक है। अब इसको यहाँ से ऐसे मिला दें और इसको यहाँ से मिला दें, ऐसे, ठीक। तो इस तल में से जितनी रेखाएं गुजर रही हैं,
तल के लंबवत इस तल में से जितनी रेखाएं गुजर रही हैं वही क्या होगी, वैद्युत फ्लक्स की संख्या होगी। तो 1 2 3 4 4 रेखाएं गुजर रही हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 4 रेखाएं इस तल से होकर जा रही हैं। तो इन चारों रेखाएं जो हैं क्या है, वैद्युत फ्लक्स का मान है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगला पॉइंट जो हम आपको समझाने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा तल दे दिया जाए जिससे वैद्युत फ्लक्स निकालना मुश्किल हो जाए। ठीक है, मतलब ऐसा कोई तल मिल जाए, वक्रीय तल मिल जाए, उसको हम साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, वक्रीय तल मिल जाए। क्योंकि समतल होता है तो उसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, लेकिन कोई वक्र पृष्ठ अगर मिल जाएगा, वक्रीय पृष्ठ मिल जाएगा, तो उससे निकलने वाला फ्लक्स निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं कि अगर कोई वक्रीय पृष्ठ है, यदि कोई पृष्ठ वक्रीय है, यदि कोई पृष्ठ वक्रीय है, तो अगर कोई पृष्ठ वक्रीय, वक्र का मतलब होता है कि कोई भी आकृति टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी बन गई है, ऐसे मान लो ऐसे एक आकृति बन गई है, ऐसे करके ऐसे मान लो एक आकृति बन गई है, इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इस पर कहीं भी एक समतल ले लेते हैं। अब कहीं भी अगर एक समतल लिया जाएगा तो हम मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर है, यहाँ पर ऐसे वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं ऐसे यहाँ पर इधर की ओर ऐसे जा रही हैं, ऐसे। ठीक, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर है। तो यहाँ पर हम एक समतल ले लेते हैं। ये मान लिया हमने, इसमें क्या ले लिया, समतल ले लिया। एक छोटा सा समतल ले लेते हैं। अगर इस पूरे तल का क्षेत्रफल a होगा, सपोज करें कि इस पूरे तल का क्षेत्रफल अगर a है, तो ये छोटा सा क्षेत्र हमने लिया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, dA हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, dA हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र देख रहे हैं, इस ओर है, इस तल पर वैद्युत क्षेत्र इस ओर है, और एरिया वेक्टर जो है इसका, इसके लंबवत ऊपर की ओर है। ठीक है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र थोड़ा तिरछा जाएगा इधर की ओर ऐसे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तिरछा निकल रहा है। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर जो होगा वो तल के लंबवत होगा, ऐसे ऊपर की ओर तल के लंबवत होगा एरिया वेक्टर। इसे हम किससे दिखाएंगे, डी वेक्टर ए से। ठीक, डी वेक्टर ए से। तो यहाँ पहले हम इस छोटे से क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे छोटे से अल्पांश, ये एक हमने इस वक्रीय पृष्ठ पर क्या लिया है, अल्पांश लिया है। छोटे से अल्पांश dA से होकर जाने वाला फ्लक्स। तो छोटा सा तल है तो फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा होगा। तो हम मान लेते हैं क्या होगा, डी फाई ई क्या होगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, वेक्टर ई। तो वेक्टर ई और डॉट इसका एरिया वेक्टर क्या है, डी वेक्टर ए। तो क्या हो जाएगा, डी वेक्टर ए हो जाएगा इसका। ठीक, अब हम मान लेते हैं ये जो वक्रीय पृष्ठ है ऐसे कई छोटे अवयवों से मिलकर बना है। तो सभी छोटे अवयव को अगर जोड़ दें तो इस पूरे वक्रीय पृष्ठ का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि अगर इसको छोटा सा मानेंगे एकदम, तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा समतल मिल जाएगा, कोई समतल आकृति हमें मिल जाएगी जिसका क्षेत्रफल हमें पता होगा। बस उसके बाद हम उसी ये पूरे पृष्ठ को छोटी आकृति का मिलकर बना हुआ मान लेते हैं, और फिर इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अतः संपूर्ण, अगर पूरे पृष्ठ से निकालना है तो
छोटे से निकालेंगे, उसके बाद उसका समाकलन कर देंगे। अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स ठीक, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बड़ा फ्लक्स होगा फाई ई, और क्या होगा, ऐसे कई छोटे छोटे जो अवयव से निकलने वाला फ्लक्स है उनको जोड़ देंगे, यानी कई छोटे छोटे डी फाई ई को जोड़ देंगे, यानी डी फाई ई का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। और कैसा समाकलन करेंगे, रेखीय समाकलन, वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए, या इसको हम लिखेंगे कि इस पूरे क्षेत्रफल ए के सापेक्ष हम समाकलन करेंगे, इस पूरे क्षेत्रफल ए के सापेक्ष हम समाकलन करेंगे। तो इसको हम ये भी लिखते हैं कि फाई ई बराबर इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे ए लगाते हैं और वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए, ठीक है, यहाँ पे वेक्टर लगा लीजिए क्योंकि यहाँ पर वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए होता है। आया समझ में आप लोगों को? ठीक है, समझ में आया है बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए देखिए कुछ स्थितियों के बारे में देखते हैं। ये जो स्थितियां हैं इतनी इम्पॉर्टेंट स्थितियां हैं कि यहाँ पर आपका जो बचा खुचा कॉन्सेप्ट है ना वो पूरा एकदम से क्लियर हो जाएगा, एकदम से आपके दिमाग में रट जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये वैद्युत फ्लक्स क्या है, क्या होता है। ये जो स्थितियाँ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बस आप ये लास्ट पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए, इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो इसमें पहला पॉइंट जो है, यहाँ 2-3 कंडीशन बना लेते हैं हम। पहली कंडीशन बना लेते हैं कि यदि पृष्ठ यानी कोई भी तल है, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, के समांतर है, कोई पृष्ठ हमने खींचा है और वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर है तो क्या होगा। तो यहाँ पर फिगर बनाना पड़ेगा। तो फिगर में बनाता हूँ, देखिए आप लोग कि हम मान लेते हैं यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे। अब ये जो चीज़ है इसको बहुत ख़ास चीज़ है, आप लोग इसे ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ख़ास चीज़ है। यह है एक समान वैद्युत क्षेत्र ही। हमने क्या बताया कि यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, यानी कोई पृष्ठ है वो कैसे रखा गया, वैद्युत क्षेत्र के समांतर, यानी वैद्युत क्षेत्र इसी दिशा में है, पृष्ठ भी ऐसे इसी दिशा में रखा गया है, यानी हमने कोई ऐसा पृष्ठ रख लिया है। यहाँ पर हमने कोई ऐसा पृष्ठ बना लिया, जैसे मान लीजिए ये पृष्ठ बना लिया हमने, ये ऐसे एक पृष्ठ बना दिया। ठीक, अब ये जो पृष्ठ है वैद्युत क्षेत्र भी ऐसे रखा है और पृष्ठ को भी हमने ऐसे करके रख दिया, वैद्युत क्षेत्र भी ऐसे है और पृष्ठ भी ऐसे करके रख दिया गया है। अब ये बताइए, ये क्या है, वैद्युत इसके समांतर है, लेकिन यहाँ पर अगर इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर देखा जाए तो एरिया वेक्टर क्या है, इसका एरिया वेक्टर हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। अगर पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया है तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो इसके लंबवत होगा, वेक्टर ए। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई ई, वो फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा,
ई ए कॉस थीटा। अब थीटा क्या होता है, हम जानते हैं थीटा जो होता है वेक्टर ई और ए के बीच का एंगल होता है। तो वेक्टर ई इधर की ओर है और वेक्टर ए इधर की ओर है। ध्यान रहे थोड़ा सा कि थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन है कि पृष्ठ जो है वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो ऐसा नहीं कि थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि थीटा यहाँ जो ये होता है, ये जो थीटा है ये वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण है। इतना ध्यान देना आप लोग, ये नहीं कि ई और ए के बीच का कोण है, वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल तो समांतर है, ठीक है, क्षेत्रफल लिखेंगे, क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के समांतर है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है, कि समांतर है, परंतु क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ई के लंबवत है, यानी विद्युत क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। ठीक, आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखते हैं, तब देखते हैं इससे फ्लक्स जाएगा कि नहीं जाएगा। तो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, थीटा कितना है, यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, एरिया वेक्टर इस दिशा में, एंगल कितना बना रहा है वैद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री बना रहा है, तो कॉस 90 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो फाई ई जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फाई ई जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, यानी इस दशा में इससे कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। जब कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा होगा तब उससे कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। वैसे भी देखिए ये पृष्ठ ऐसे, वैद्युत क्षेत्र ऐसे रखा है और पृष्ठ भी आपका ऐसे रखा है। अब कोई वैद्युत क्षेत्र की रेखा अगर जाएगी यहाँ से तो इसके ऊपर से ऐसे चली जाएगी, ऐसे इसके नीचे से ऐसे चली जाएगी, लेकिन इसके अंदर लंबवत नहीं जा पाएगी क्योंकि ये ऐसे रखा है। ठीक है ना, आई बात समझ में। यहाँ फार्मूले से भी स्पष्ट हो गया और चित्र से भी हमें दिख रहा है कि इसके भीतर से कोई भी फ्लक्स रेखा, कोई भी वैद्युत क्षेत्र की रेखा नहीं जा रही है, अतः वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, आई बात समझ में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र जो है, पृष्ठ जो है वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। ये अब यहाँ पर कोई पृष्ठ हमने ऐसे रखा है जो इसके लंबवत है वैद्युत क्षेत्र के, यानी वैद्युत क्षेत्र इधर है और पृष्ठ ऐसे रखा है। तो यहाँ पर हम ऐसी आकृति बना देते हैं एक। ठीक है, देखिए
ये आकृति बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये आकृति जो है ऐसे रखी है और वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर है। ठीक है, अब पृष्ठ जो है वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। अब यहाँ से देखिए फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, तो अब चूंकि हम देख रहे हैं कि फार्मूला जो होता है फ्लक्स का फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, और थीटा जो होता है वो वेक्टर ई और वेक्टर ए का कोण के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पर वेक्टर ए जब निकालेंगे तो वो भी इसी दिशा में आएगा, क्योंकि तल अगर ऐसे रखा है तो उसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा। तल ये ऐसे रखा है, उसका एरिया वेक्टर भी ऐसे आएगा। ठीक है, तो वेक्टर ए भी इधर की ओर होगा। अब इनके बीच का अगर कोण देखा जाए तो दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा बराबर 0 है। यहाँ थीटा बराबर क्या है, 0 है। यानी वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों क्या हैं, समांतर हैं। यहाँ पर लिखेंगे पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, परंतु क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर ई के लंबवत है। सॉरी, वेक्टर ई के क्या है, समांतर है। ठीक, यानी जब विद्युत क्षेत्र कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा होगा तो उसका एरिया वेक्टर विद्युत क्षेत्र के समांतर आएगा, और जब कोई विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा होगा कोई पृष्ठ तो उसका एरिया वेक्टर विद्युत क्षेत्र के लंबवत आएगा। मेन चीज़ ये है, इसको ध्यान से आप लोग याद रखिएगा, गांठ बांध के रख लीजिएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं एक भी लग पाएगा और ना तो एक भी डेरिवेशन आपका सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं। ये तो हमें फिगर से पता लग गया कि यहाँ पर थीटा कितना है, 0 है। अब देखते हैं इससे फ्लक्स गुजरेगा कि नहीं। तो फाई ई बराबर ई ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी इस समय जो होगा फाई ई वो क्या होगा, ई इंटू ए के बराबर। फाई ई जो होगा वो किसके बराबर होगा, ई इंटू ए के बराबर। यानी इस स्थिति में जो होगा वैद्युत फ्लक्स सबसे अधिकतम होगा। यहाँ पर लिख लेंगे, इस स्थिति में फ्लक्स अधिकतम होगा। यानी जब आपको अधिकतम फ्लक्स निकालना है किसी पृष्ठ से तो हम क्या करेंगे, उस पृष्ठ को हम वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख देंगे। उस पृष्ठ को हम वैद्युत क्षेत्र के अगर लंबवत रख देंगे तो उसका एरिया वेक्टर क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, एंगल 0 हो जाएगा, फाई का मान ई ए के बराबर आएगा। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट बचा है, इसको आप लोग देखिए कि यदि हम पृष्ठ क्षेत्र के यानी वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये तो खैर वही फार्मूला आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको फिगर बना के समझा देते हैं कि कैसे आएगा। पहले यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। ये हमने बना लिया वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई। अब यहाँ पर हम कोई ऐसा तल लेते हैं जो वेक्टर ई से थीटा कोण बना रहा हो। यानी अगर यहाँ पर हम ऐसा तल ले लें, ऐसे,
अब ये जो तल है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण, ये तल कैसे नीचे की ओर, इसका एरिया वेक्टर जो आएगा वो नीचे की ओर आएगा, ऐसे इधर की ओर रहेगा एरिया वेक्टर। और यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ये वाली है, तो एंगल कितना बन रहा है इसका, थीटा एंगल बन रहा है। इस दशा में फ्लक्स का जो मान होगा, जो फॉर्मूला है हमारा वही हो जाएगा, क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। ई हम क्या लेते हैं, वेक्टर ई और ए कॉस थीटा, और थीटा तो थीटा ही है, इसलिए ही क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। ये सब स्थितियों के लिए अप्लाई हो। अब थीटा का मान बदल कर हम यहाँ पर फाई का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब फाई का मान जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है, ई पर निर्भर करता है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के मान को घटाकर बढ़ाकर भी फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर एक वैद्युत फ्लक्स रेखा कर दें तो इस पृष्ठ से एक ही फ्लक्स रेखा जाएगी, लेकिन अभी 4-5 कर दें तो हो सकता है उसमें से 2-3 जाने लगे। तो फ्लक्स का मान बदलने से, वैद्युत क्षेत्र का मान बदलने से फ्लक्स का मान क्या होता है, बदलता है, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें, अगर क्षेत्रफल छोटा सा ले लें, एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लें तो उससे बहुत कम ही फ्लक्स रेखाएं जाएंगी। वहीं अगर एक बड़ा सा फ्लक्स ले लें, बड़ा सा क्षेत्रफल ले लें तो उससे कई रेखाएं होकर जा सकती हैं। तो यहाँ से दो चीज़ पता लगा कि वैद्युत फ्लक्स का मान वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और किस पर निर्भर करता है, थीटा पर भी निर्भर करता है, क्योंकि थीटा बदलेंगे तो वैद्युत क्षेत्र का मान कम होगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 बातें और हमें पता लगी कि वैद्युत फ्लक्स का मान ई ए व थीटा पर निर्भर करता है। तो इसको एक लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, फाई ई का मान ई वैद्युत क्षेत्र कामा ए क्षेत्रफल व थीटा पर निर्भर करता है। ठीक, आया समझ में बच्चों आप लोगों को? मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर बने रहिए ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं कल आगे। कल हम लोग पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय, गाउस नियम जिसे कहते हैं, ठीक है। टोटल एनसीईआरटी के हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए कल की क्लास बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। अगर वीडियो आपको मिलती है तो तुरंत आप देख लीजिए उसको, ठीक है। तुरंत प्रभाव से उस वीडियो को देखिए और जो चीज़ मैं समझाऊँ उसको समझकर नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। वैसे अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। आप वहां से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसका कोई भी चार्ज नहीं देना होगा आपको, बिल्कुल फ्री होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।